आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे लगातार जारी है। मुजाहिरीन मोदी हुकूमत से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग से शुरू हुआ एहतजाज का सिलसिला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी नमाज जुमा के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और गांव देहात में पुरअमन एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की मांग है कि शहरियत तरमीमी कानून को वापस लिया जाए। इस बीच साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि आंदोलन की लहर जमहूरियत की जड़ों को और मजबूत करेगी। सवाल यह उठा है कि अवाम की नाराजगी और एहतजाज का सरकार पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है। सरकार की खामोशी पर अब एक तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा। क्या अवाम ऐसे ही बेचैनी के माहौल में शबो रोज गुजारते रहेंगे? आखिर ये एहतजाज का सिलसिला थमेगा कब? यह सरकार की खामोशी इस पर कब टूटेगी? आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ भी हम आपको ले चलेंगे, जहां के घंटा घर की तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर बड़ी तादाद में खवातीन एहतजाज कर रही हैं। सीधे इस वक्त मेरे साथ खुर्रम शहजाद दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़े हुए हैं, जहां पर लगातार एहतजाज हो रहा है, और इसके अलावा लखनऊ के घंटा घर से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर भी इस वक्त मेरे साथ राज तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं तारिक कमर आपका भी और खुर्रम शहजाद दोनों का इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले मैं खुर्रम आपके पास आना चाहूंगा। खुर्रम, 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। लगातार सरकार कोशिश कर रही कि मसले का हल निकाला जाए और इस एहतजाज और प्रोटेस्ट और धरने को खत्म कराया जाए। क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आज जुमे का दिन है और जुमे की नमाज के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज और प्रोटेस्ट होते हैं। शाहीन बाग का क्या कुछ माहौल है आज? खुर्रम, देखिए हुरैरा, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें क्या कह रही हैं जी। यहाँ पर एडवोकेट्स हैं, वो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं अपना समर्थन देने के लिए, अपनी हिमायत देने के लिए। ये सारे लोग पहुंचे हैं, जोश है, बलबला है, खवातीन हैं, और जो वकील हैं, वो एडवोकेट्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और एनआरसी और सीए के खिलाफ कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह से मोर्चा खोला था, आज आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आज जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिम्बल है, आज उसको बड़ी तादाद में पढ़ा गया था। इसी के साथ साथ एक तस्वीर जो हमेशा हम देखते आ रहे हैं, वो तस्वीर आपको इस तरफ दिखाई देगी, यानी कि जो वो खातून, वो मुस्लिम खातून, वो खवातीन जो कहीं मुल्क के, जो कहीं पिछली सफ में होती है समाज के, वो सबसे आगे यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं और तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। तो ये तमाम तस्वीरें हुरैरा जो ये बता रही हैं कि भले ही सुप्रीम कोर्ट से एक लंबी तारीख मिल गई हो, भले ही सर्दी का मौसम जो हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो वलवला है, हौसला है, और एक लंबा अरसा इस पूरे प्रोटेस्ट को हो चुका है, उसके बावजूद जो लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। यहाँ पर वकील मौजूद हैं, मैं सबसे पहले इनसे ही बात कर लेता हूँ। हुरैरा, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या जताने के लिए आए हैं? हम अपना विरोध जताने के लिए आए हैं। जो गवर्नमेंट की गलत इंटेंशन है, पब्लिक में एक गलत मैसेज दे रही है सीएए, जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर हैं। और इसके बाद जो एनआरसी लाने की जो धमकी दी जाती है हमको, ये पूरी इंडिया की हर एक सिटीजन को धमकी दी जाती है कि पहले सीए आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगा। तो एनआरसी या सीए से डराने की कोशिश गवर्नमेंट ना करे, क्योंकि हम इसको रिजेक्ट करेंगे। वी विल रिजेक्ट एनआरसी एंड सीएए आल्सो। आप लोग कानून के जानकार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया, ये कानून शहरियत छीनने का नहीं है, शहरियत देने का है। फिर आप लोगों का विरोध, आप लोगों का एहतजाज, आपकी मुखालफत क्यों? देखिए, इसमें आपने सही फरमाया कि हम लोग जो है वो कानून की निटी-ग्रिटी को समझते हैं, हमने उसे पढ़ा है। और मैं यहाँ ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बात आ रही है कि सीएए जो है वो छीनने के लिए नहीं है, शहरियत देने के लिए है और मुसलमानों को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो ये सिर्फ धोखा, भ्रम है और उनके झूठ का हिस्सा है। हकीकत ये है कि सीएए के साथ जब एनआरसी शामिल होता है तो फिर इंसानी हुकूक छीनने की बात होती है। और यहाँ पे
सबसे बड़ी बात जो है जिसकी मुखालिफत हम कर रहे हैं, और इसलिए आप देखेंगे यहाँ हमने लिखा है सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी वजह ही ये है कि यहाँ इंसानों के हुकूक छीनने की बात हो रही है। CAA कहाँ, अगर CAA से नागरिकता देने की बात है तो उसमें फिर वो मुसलमानों को अलग करने की क्या ज़रूरत थी? इसके पीछे की मकसदियत और एजेंडे को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल एक बड़ा सवाल जो उठाया गया है, लेकिन इस सबसे बढ़कर यहाँ की जो खातून है शाहीन बाग क्या कहता है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। शाहीन बाग क्या कहता है? शाहीन बाग को आज़ादी चाहिए। शाहीन बाग को जो चाह रहा है NRC और CA वापस ले लें, हमारे मोदी साहब और अमित शाह जो बोला है उन्होंने, हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ देंगे। वो खवातीन हैं वो क्या कहती हैं जो यहाँ पर बैठी हैं? आपने एक ज़माना देखा है, फिर भी आप यहाँ पर आई हैं, क्या कहने के लिए आई हैं आप यहाँ, और कितने दिन तक आपका प्रदर्शन आज का एहतजाज चलेगा? अनाज से हटने चाहिए लेगे, अनाज से हटने चाहिए लेगे। हाँ, हम क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? अब आप लोग के खुद पता है कि हम लोग क्या करने के लिए यहाँ आए हैं। हम अपना देश आज़ाद करने के लिए आए हैं। मेरा देश आज़ाद हो जाए, मेरा देश हमसे छीना रहा, हम अपना देश आज़ाद करेंगे। मोदी जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? मोदी जी बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मोदी जी बोले हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोले हैं कि नहीं? आज बेटी को रोड पे ला दिए। मोदी जी को जरा सा भी शर्म है? उनके पास माँ बहन तो एक माँ है, ना बहन है, ना बेटी है, ना बीबी है, ना बाल है, ना बच्चा है। आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं, वो क्या कदम उठाए? हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं, जितना उसको कदम उठाना है उठाए, हमको जो उठाना है उठा रहे हैं। हमको बस मेरा देश मिलना चाहिए, हम अपना देश आजाद करें। बिल्कुल खुर्रम, मैं दोबारा से आपके पास लौट कर आऊंगा और इन लोगों की जो आवाजें हैं वो एक तरह से हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ माहौल है। लेकिन मुल्क में दिल्ली के शाहीन बाग की तरह से कई शाहीन बाग बन चुके हैं। इन दिनों लखनऊ का घंटा घर बहुत सुर्खियां बटोर रहा है, जहां पर सरकार की तमाम पाबंदियों के बावजूद भी खवातीन एहतजाज कर रही, मुजाहरा कर रही। सीधे हम लखनऊ का रुख करेंगे, जहां से तारिक कमर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार तारिक यहां इस हंगामे को कवर करते रहे। तारिक, क्या कुछ माहौल है? क्योंकि आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन नमाज जुमा के बाद लोगों में काफी तादाद में लोग मुजाहरा और एहतजाज करते हैं। ऐसे में लखनऊ के घंटा घर पर क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको हुरैरा कि जिस अंदाज से लखनऊ के एहतजाज ने करवटें बदली हैं, जिस अंदाज से लखनऊ के एहतजाज ने ये साबित किया है कि एहतजाज कैसे किया जाना चाहिए, तो ये ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे ये शहर एहतजाज में मुंतकिल हो चुका है। मैं बता दूं आज जुमे के ताल्लुक़ से कि जुमे से पहले बाकायदा तौर पर कुरान खानी का सिलसिला शुरू हुआ। सूरह रहमान पढ़ी गई, सूरह मुज़म्मिल पढ़ी गई। ख़वातीन ने बड़ी तादाद में जमा होकर कुरान मजीद का मुताला किया, मुतालबा किया हुकूमत से कि देखिए ये कुरान जो पढ़ा जा रहा है ये दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पढ़ा जा रहा है। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हिंदुस्तान के दस्तूर की बहाली चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। बुनियादी बात यह है यहाँ पर हुरैरा कि कल हवन किया गया, यहाँ पर आज सुबह हवन किया गया। सिख बिरादरी के लोग आए, उन्होंने बाकायदा तौर पर वाहे गुरु के नारे लगाए, जाप किया। मुस्लिम खवातीन ने यहाँ पर बाकायदा तौर पर कुरान खानी का एहतमाम किया। तो देखिए, लखनऊ ने ये बताया कि खामोश एहतजाज किस अंदाज से किया जाना चाहिए, मुतालबात किस अंदाज से पेश किए जाने चाहिए। मैं बता दूं आपको कि वो खवातीन जो कई दिन से यहाँ पर मुसलसल हैं, और मैं देखता हूँ कि चंद खवातीन ने इस मुजाहरे को शुरू किया था और आज हज़ारों की तादाद यहाँ मौजूद है। ये वो आवाज़ है जो बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया का सफ़र कर रही है, ऐसा महसूस होता है। आपके चैनल के ताल्लुक़ से एक शाहीन बाग नहीं बल्कि लखनऊ ने बताया है कि लखनऊ का हर मोहल्ला शाहीन बाग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर मोहल्ले की खवातीन हैं। मैं बता दूं मेरे साथ आज सुमैया राना भी मौजूद हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि अब हर बेटी जो है वो सुमैया राना है, फौजिया राना है। उनसे भी बात करूँगा। यहाँ पूजा भी हैं और दूसरी तमाम खवातीन हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की, जो ये कह रही हैं कि ये एहतजाज उसी वक्त ख़त्म किया जाएगा जिस वक्त हुकूमत बाकायदा तौर पर कोई यकीन दहानी करा देती है। सुमैया, ये एहतजाज है जिसकी लय शदीद होती जा रही है, जिसकी लोग आसमान को छूती जा रही है। सख्त सर्दी है, लेकिन आप लोगों का अज़्म है कि हारने का नाम नहीं लेता है, आपके कदम के पीछे हटने का नाम नहीं लेते हैं। क्या कहेंगी आप?
जी जो इस वक्त मौजूद यहाँ पे तमाम महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिनके पास गोदी में छोटे छोटे बच्चे हैं, इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, लेकिन कहीं पर भी इनके हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं, किसी भी हाल में टूटने वाली नहीं है। इन्होंने मजबूत दिखा दिया। कलाइयों में चूड़ी होने का मतलब ये नहीं था, वक्त पड़ने पे ये लोहे की मजबूत जंजीरें भी बन सकती हैं ये चूड़ियाँ। ये बेगम हज़रत महल की सरजमीन है और इनके अंदर वो जज्बा जो आंदोलन करने का, क्रांति करने का उनके अंदर लाजमी है और इन्होंने ये साबित कर दिया। बहुत अहम पैगामात यहाँ से दिए जाते रहे, मैं देखता हूँ। हुरैरा देखिए, बुनियादी बात यह है कि मैं 1 मिनट के लिए यहाँ खड़ा होता हूँ, हज़ारों ख़वातीन घेर लेती हैं। ये जज्बा जो है वो चाहती है कि चैनल के माध्यम से, चैनल के जरिए ये तमाम तर मनाज़िर उन तमाम तर हसास सामीन तक, नाज़रीन तक पहुँचे जो ये देखना चाहते हैं कि एहतजाज की शक्ल जो है वो क्या हो रही है। पूजा, क्या कहेंगी आप? देखिए, हम लोगों का जो जोश और जज्बा है, वो जोश और जज्बा इस सरकार ने जितना हमारा दमन किया है उसकी वजह से ही हमें मजबूती मिली है। हम पहले दिन आए तो हमें लाठीचार्ज की धमकी मिली, हम दूसरे दिन आए तो हमारे साथ जो बेरहमी की गई, जो बदतमीजी की, जो गालियां दी गई, हमने वो बर्दाश्त की। तीसरे दिन जब हमारा हौसला नहीं टूटा तो हमारे कंबल छीने गए। हमें यहाँ पे सर्द रातों में यहाँ पर बिना टेंट के बैठना पड़ता है, यहाँ टॉयलेट्स बंद कर दिए गए, लाइट बंद कर दी जाती है। उसके बावजूद हमारे हौसले इसलिए नहीं टूटे क्योंकि हम अपने देश को बचाने के लिए निकले हैं, हम अपने संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। देश बचाने की बात की जा रही है, संविधान की सुरक्षा की तहफ़्फ़ुज़ की बात की जा रही है और देखिए ये बात मुसलसल की जा रही है। जिस अंदाज की सऊबतें इन्होंने झेली हैं, वाकई इनके बर्दाश्त की दाद देनी पड़ती है। वाकई ये देखा है मैंने अपनी आंखों से मंजरनामा कि रात की तन्हाई में, सख्त कोहरे में, सर्दी में इन लोगों ने कैसा सऊबत झेली है, कैसी। और ये बिल्कुल जाहिर है तारिक कमर, जाहिर सी बात है कि लखनऊ का ये घंटाघर योगी सीएम योगी के हाउस से बहुत दूर नहीं है, या यूं कहा जाए कि विधानसभा से बहुत दूर नहीं है, लेकिन जिस तरह के बयान योगी, सीएम योगी की तरफ से आते हैं, इन खवातीन के बारे में आखिर क्यों नहीं सोचते हैं? जाहिर सी बात है कि ये खवातीन भी हिंदुस्तान की हैं, भारत की ही महिलाएं एक तरह से हैं, हिंदुस्तान की ही बेटियां हैं। आखिर इनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है और उल्टे सीधे बयान दिए जाते हैं? मैं तारिक कमर आपके पास दोबारा से लौट कर आऊंगा। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हम जो दर्द सुन पा रहे हैं, शाहीन बाग में हमने सुना, लखनऊ के घंटाघर से जो आवाज उठ रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस मसले का हल क्या होगा। आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले कहां हैं? ये बेटियां कब तक सर्द रातों में इसी तरह खुले आसमान के नीचे एहतिजाज और प्रोटेस्ट करती रहेंगे अपने हुकूक के लिए? मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ खालिद अनवर साहब हैं, जेडीयू एमएलसी हैं, लगातार इस इशू पर हमारे साथ खालिद साहब जुड़ रहे हैं। खालिद अनवर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। रजा रिजवी साहब सीनियर सहाफी हैं, आप लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान मशकूर अहमद उस्मानी साहब, साबिक तलबा सदर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। लगातार इस इशू को लेकर आप पूरे मुल्क में आवाज उठा रहे हैं। मशकूर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और मैं मशकूर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक शाहीन बाग की जहां लगातार मेरे ख्याल से आपका हर रोज जाना होता होगा, वहां की खवातीन को उम्मीद है कि वजीर आजम और यह सरकार उनकी आवाज सुनेगी, और एक आवाज हमने आपको लखनऊ के घंटाघर की सुनवाई। मेरा सवाल यह है मशकूर उस्मानी कि आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अगर आप गौर से देखें, जहां पे भी शाहीन बाग के अंदर जो बैनर लगा हुआ है, या लखनऊ के घंटाघर के अंदर, या इस तरह के जो मुख्तलिफ अलग अलग जगह हैं पूरे मुल्क के अंदर, लगभग 100 से ज्यादा हो चुके हैं। मतलब जो शाहीन बाग का रिप्लिकेशन है वो 100 से ज्यादा जगह पे हो चुका है। हर जगह पे एक बात लिखी हुई है कि अनिश्चित काल है ये। तो ये बिल्कुल इससे क्लियर है कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तब तक ये चलता रहेगा। अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि लगभग 40 दिन होने जा रहा है इस आंदोलन को, और अब तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। अब तक तो होना यह चाहिए था कि प्रधानमंत्री को खुद चलकर शाहीन बाग आना चाहिए था, महिलाओं से, बहनों से, बच्चियों से सवाल पूछना चाहिए था कि आखिर आप क्यों बैठी हैं, आइए आपकी परेशानियों को हम सुने। वजीर आजम को तो यह करना चाहिए था, लेकिन वजीर आजम और वजीर दाखिला दोनों ही लोग अपने ईगो में, अपने अना में बैठे हैं कि 40 दिन से ये जो बहनें बैठी हुई हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये कैसा नारी सशक्तिकरण है भाई कि आपको बूढ़ी माएं, बूढ़ी दादियां नहीं दिख रही हैं वहां पे? 90 साल की दादियां वहां पर बैठी हुई है, 95 साल की दादियां बैठी हुई हैं, और मोदी और अमित शाह के कान में जू नहीं रेंग रहा। संविधान को तार तार करने वाले कानून आप लेके आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वजीर दाखिला ये कहते हैं कि एनआरसी लागू होगी। आप क्रोनोलॉजी समझिए,
और प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से कहते हैं एनआरसी की चर्चा नहीं हुई। राष्ट्रपति से आप कहलवाते हैं कि एनआरसी सरकार की जो है वो प्राथमिकता है। तो आखिर ये चल क्या रहा है पूरे देश के अंदर? तो एनआरकी जो फैलाई है सरकार ने, ये उसी का रिजल्ट है। और हम जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक इस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लियर है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। चूंकि ये लड़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू हुई है, तो ये लड़ाई अब आवाम के बीच पहुंच चुकी है। आवाम ने इस बात का फैसला कर लिया है कि जब तक वापस नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं वजीर दाखिला को भी, वजीर आजम को भी, कि आप 1 इंच पीछे मत हटिए, हम भी 1 मिलीमीटर पीछे नहीं हटने वाले हैं। क्योंकि यह मामला जो है वो देश के संविधान को बचाने का है। और जब जब देश के संविधान के ऊपर हमला हुआ है, यह हमारी तारीख रही है कि पहली फहरिस्त में शहीद होने वाले हम लोग होते हैं, इसीलिए हम हैं। आज किस तरह से वैंडलाइज किया गया शाहीन बाग के प्रोटेस्ट साइट को आपने देखा। जो सिख भाई लोग जो भंडारा वहां पे चला रहे हैं सारे प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के लिए, उनके टेंट को तोड़ दिया गया, उनके भंडारे को हटा दिया गया। कैसे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप? कौन सा नया हिंदुस्तान आप बनाना चाहते हैं जिसमें मां बेटियों की इज्जत नहीं, जिसमें आप हमारे सिख भाइयों पर लाठियां चला रहे हैं, जो जिनके लिए आप कल को रोना रो रहे थे कि हम उनकी फिक्र करते हैं, आज आप उनको जाके वेंडलाइज कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उनको वेंडलाइज किया। किसने ये अथॉरिटी दी उनको वेंडलाइज करने की? क्या हमारे पास अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का? जब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि हम इसको नहीं हटा सकते इस बैरिकेडिंग को, तो दिल्ली पुलिस कौन होती है? दिल्ली पुलिस को बातचीत करने का अधिकार दिया गया। बातचीत करने का अधिकार यह नहीं होता कि आप आके वहां पे वेंडलाइज करें। किस अथॉरिटी के साथ किया गया? बिल्कुल क्या उन पुलिस वालों पे एक्शन होगा? क्या वहां पे जो मां बहनों को चोट लगी उनके ऊपर एक्शन होगा? जाहिर सी बात है, मसले का कुछ तो हल होगा। कब तक यह एहतजाज और प्रोटेस्ट चलता रहेगा? मैं खालिद अनवर साहब आपके पास आना चाहूंगा। खालिद अनवर साहब, अभी लखनऊ की तस्वीर जो तारिक कमर हमें दिखा रहे थे, लखनऊ के घंटा घर पर एक तरफ सुमैया बयान दे रही हैं और दूसरी तरफ पूजा। और आप शाहीन बाग की तस्वीर देखिए कि मुसलमान खवातीन धरने पर बैठी हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम सिख जो भाई हैं वो एक तरह से कर रहे हैं। मतलब यह जाहिर करता है खालिद अनवर साहब कि ये प्रोटेस्ट और ये एहतजाज सिर्फ एक तबके से, एक मजहब के चाहने वाले लोगों से, या यूं कहा जाए कि सिर्फ मुसलमान इसकी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, इसमें अब सभी शामिल हैं। जी देखिए, जो लोग इस एहतजाज को, जो सीएए के ख़िलाफ़ या एनआरसी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहा है, उसको मुसलमानों से या एक तबके से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग दरअसल बेवकूफ़ों की जन्नत में जी रहे हैं। ये सही बात नहीं है। ये एहतजाज में सभी लोग शामिल हैं। और मैंने पहले दिन भी ये बात कही थी अबू हुरैरा साहब कि सरकार अगर सीरियस होती, सरकार अगर ये समझती कि एहतजाजियों की आवाज़ सुननी चाहिए और मुल्क अगर किसी मामले में, अगर मुल्क के लोग अगर एहतजाज कर रहे हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। और मैंने पहले दिन कहा था कि मुल्क में जितनी रियासतें, उनके वज़राए आला को बुलाइए, बातचीत कीजिए, क्या रास्ता होगा, क्या रास्ता निकाला जाए। तो ये मुझे नहीं लगता कि हुक्मरान जो क्लास है वो इस मामले में बिल्कुल सीरियस नहीं है कि उनसे बातचीत की जाए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि शाहीन बाग की या लखनऊ की, देखिए पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। बिहार में बेशुमार जिलों में एहतजाज हो रहा है, महाराष्ट्र में आज एहतजाज हुआ, कई लोगों ने किया। लेकिन एहतजाज जो हो रहा है, जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, इनका देखिए, जमहूरियत में एहतजाज करने वालों का एहतराम किया जाना चाहिए। बदकिस्मती क्या है कि हुक्मरान तबका जो है ना जिद में अड़ा हुआ है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जब बिहार में एहतजाज शुरू हुआ तो नीतीश कुमार ने पहले दिन स्टेक होल्डर्स को बुलाया, बातचीत की कि भाई क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं उन्होंने, और उन लोगों को मुतमईन किया। पता नहीं क्यों हमारे मरकजी हुकूमत के लोग क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं। देखिए नहीं, ये देखिए खालिद साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। अभी दिल्ली का चुनाव हो रहा है, जेडीयू और बीजेपी साथ चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार जी कुछ कह रहे हैं, बाकी आप कुछ कह रहे हैं, आपके पार्टी के लोग कुछ कह रहे हैं। आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। सबसे पहले तो सीए एनआरसी पे आप स्टैंड क्लियर कीजिए। एनपीआर क्यों नहीं लागू किया नीतीश कुमार जी ने? मैं अभी बिहार से आ रहा हूं, एक हफ्ते अभी था, उससे पिछले हफ्ते भी एक हफ्ते में रह के आया हूं। 15 दिन तक हम लोग लगातार बिहार में नहीं है। इस पूरे आंदोलन के दौरान एनपीआर का नोटिफिकेशन क्यों किया गया? अगर नीतीश कुमार जी ने कहा कि एनआरसी लागू नहीं करेंगे, तो एनपीआर क्यों लागू करने का नोटिफिकेशन आपने दिया है? आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। और जिस स्टेक होल्डर की आप बात कर रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन इस देश के युवा चला रहे हैं, कोई कैलर्जी आंदोलन नहीं चला रही है।
कि आपने किसी को हैंड पिक कर लिया इधर से, किसी को हैंड पिक कर लिया उधर से। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, खालिद साहब जवाब दे रहे हैं। मशकूर, जवाब सुन लीजिए। हमारी बहनें चला रही हैं, अगर नीतीश कुमार जी को मीटिंग करना है तो प्रोटेस्ट साइड से लोगों को कॉल करें। ठीक है, बिहार में मशकूर मेरे ख्याल से जवाब देंगे और बोल दिया कि मीटिंग कर ली। खालिद अनवर साहब जवाब दे रहे हैं जी। देखिए, बहुत अच्छी बात की मशकूर साहब ने, शायद इनको पता नहीं है, नीतीश कुमार ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये अनाउंस किया कि एनआरसी नहीं होगा। एनपीआर के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा कि एडिशनल जो सवालात उसमें लगाए गए हैं उसके बारे में हम गौर कर रहे हैं। नहीं तो 40 दिन हो गए आंदोलन को, अब तक गौर कर रहे हैं। देखिए, नोटिफिकेशन बिहार के गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया 15 दिन पहले। मेरी बात सुन लीजिए, चूंकि अप्रैल से एनपीआर होना है, अभी बहुत टाइम है उसमें डिसीजन लेने के लिए। तो हम बेवकूफ है जो बैठे हुए हैं। और सीएए के बारे में देखिए, ये किसी एनडीए की गवर्नमेंट ने कीजिएगा मशकूर साहब, किसी एनडीए की गवर्नमेंट ने ये ऐलान नहीं किया होगा किसी मुख्यमंत्री ने कि सीएए पे बहस हाउस में करने को नीतीश कुमार तैयार हैं। मैं ये डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं है। देखिए, हम बीजेपी के अगर साथ हैं तो कुछ उसूलों के साथ, हम बीजेपी के साथ मिल नहीं गए हैं, हमने अपने आप को खत्म नहीं कर लिया है। हम मुसलमानों के साथ, देश के लोगों के साथ मशकूर आगे बात करेंगे। रजा रिजवी साहब बहुत वेट कर रहे हैं। मैं मशकूर इस पर हम आगे बात करेंगे। रजा रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, लखनऊ से काफी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजा रिजवी साहब, आखिर मसले का हल क्या होगा? और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो दलित तबका है, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो एससी एसटीज हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं बेचैनी महसूस कर रहे हैं इस सीएए और एनआरसी को लेकर। देखिए, ऐसा है कि जाहिर सी बात है, आपके चैनल से दिखाया गया, उसमें पूजा यादव भी साथ में आई थी, तो उससे कहा जा सकता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा दूसरे भी जो है वो लोग भी इसमें आ रहे हैं। लेकिन आज देखिए, जुमे का नमाज था, जुमे की नमाज में 2 रकात जो है खुतबे की होती है और 2 रकात नमाज की होती है, 4 रकात होती है। तो जो खुतबा होता है उस खुतबे में हालाते हाजरा के बारे में भी बात की जाती है। तो हालाते हाजरा के बारे में खुतबे जो हुए हैं, उन खुतबों में सीए हटाने का विरोध किया गया, लेकिन सीए में है क्या वो खुतबे में नहीं बताया जा रहा है, जबकि वो बताना चाहिए कि साहब सीए क्या चीज है, एनआरसी क्या चीज है, उसको खोल के नहीं बताना जाना चाहिए। आपके देखिए, कमर तारिक साहब ने भी कहा कि साहब सूरे रहमान की तिलावत हुई। सूरे रहमान कुरान शरीफ का 55 नंबर सूरा है। अर रहमान, अल कुरान, वहवुल बयान, खल्कल इंसान, इससे शुरुआत हुई। रजा रिजवी साहब, मेरा सवाल यह कि प्रोटेस्ट कर कौन लोग रहे हैं? देखिए, आप कई यूनिवर्सिटियां जिसके तलबा सड़कों पर हैं। अभी शाहीन बाग की तस्वीर जो खुर्रम ने दिखाई, वहां पर बड़ी तादाद में वुकला मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक मार्च निकला था जंतर मंतर तक, जिसमें वुकला बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो लोग जो अभी तक जो प्रोटेस्ट चल रहा है, एहतिजाज चल रहा है, उसमें तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो इसे समझ रहे हैं, वो लोग एहतिजाज कर रहे हैं। तो बिल्कुल, लेकिन इनको यह समझना चाहिए घुसपैठिए क्या चीज है और शरणार्थी क्या चीज है। घुसपैठिए क्या है, शरणार्थी क्या है, इनको सीए में समझ लेना चाहिए कि सीए खाली इसलिए है कि नागरिकता देने की बात है। अभी राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री ने आपके चैनल से भी कई चैनलों से कहा कि साहब मुसलमानों की नागरिकता जाने वाली नहीं है, सीए में कहीं ऐसा कुछ नहीं है, नागरिकता देने की बात है, नागरिकता लेने की बात नहीं है। लोगों के डर और दहशत एनआरसी से है, जो एनआरसी का खाका अभी कहीं ठीक से बनके उभरा भी नहीं है। तस्वीर बहुत अच्छी तस्वीर को दिखाया। लोग आसाम को लेकर डरे हुए हैं, जिस तरह से आसाम में जहां पर एक साबिक वजीर आला, एक साबिक सदर जमहूरिया अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, इस वजह से लोगों में डर है। और यूपी की सरकार लगातार कह रही कि 30,000 लोगों की हमने अभी तक पहचान कर ली है। तो इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह लगातार कह रहे हैं, मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने कहा कि हम इस पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसी बचकाना बातें मत करें, सीनियर सहाफी हैं आप। देखिए, डर और दहशत तो है, देखिए डर और दहशत लोगों के दिमाग में है, और डर दहशत के लिए जो है सरकार अपना काम करिए कह रही है, लेकिन जो और लोग हैं वो अपना डर दहशत निकालने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। ये सही है कि लखनऊ में काफी औरतें इकट्ठा होकर के इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं
कि अगर ख्वातीन सामने आ रही हैं तो इसमें मर्द क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों ख्वातीन को आगे किया जा रहा है। अभी आप देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर मर्द कहाँ नहीं आ रहे भाई, अलीगढ़ से लड़ाई शुरू हुई है, जामिया से शुरू हुई है, लड़के लड़कियां मर्द औरत सब है इसमें, कौन कह रहा है? पढ़ाई क्यों लखनऊ यूनिवर्सिटी में शुरू किया जा रहा है, सीए की पढ़ाई क्यों लखनऊ यूनिवर्सिटी में शुरू की जा रही है? उसका कारण हमें लगता है कि सीए का आंदोलन जामिया से शुरू हुआ, जेएनयू से शुरू हुआ, एएमयू से शुरू हुआ। हमें लगता है कि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीए का सिलेबस रखा जाएगा तो जो लड़के नौजवान उसके बारे में ठीक से जानेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हो सकता है कोई कंपटीशन का एग्जाम दे, उसमें सीए के बारे में पूछा जाए, तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, नहीं ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है कि सरकार भी इस चीज को लेकर आवाम को बेदार करे, उसके लिए कदम उठाए जाए। इस पर और बात करेंगे रजा रिजवी साहब हम आगे। इस वक्त मैं खुर्रम के पास सीधे शाहीन बाग जाना चाहूंगा। खुर्रम, आज खबर यही आई थी शाहीन बाग से कि जो सिख लोग खाना बना रहे थे मुस्लिम भाइयों के लिए शाहीन बाग में जो एहतिजाज कर रहे हैं, उनके टेंट को एक तरह से हटा दिया गया। पुलिस की तरफ से लगातार बातचीत करने की कोशिश चल रही है। क्या कुछ पूरा लोगों में क्या वाकई में एक डर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से आया या हाई कोर्ट की तरफ से आया कि पुलिस अब इस पूरे मामले को देख ले? उसके बाद लोगों का क्या कुछ कहना है, जो लोग लगातार एहतिजाज कर रहे हैं, जो खवातीन लगातार धरने पर बैठी हुई, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए हुरैरा, आज इस तरह की कोशिश की बात जरूर सामने आई थी, लेकिन मैं खुद मौके से होकर आया हूं और वहां पर जो भंडारा है सिख भाइयों ने जो शुरू किया था वो अभी तक जारी है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है उन्होंने खाना भी खाया है। लेकिन इसके अलावा ये एक छोटी बात है, लेकिन इसके अलावा आप कहा जा रहा है कि इसमें मर्द शामिल नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो यहाँ पर कुछ मर्द मौजूद हैं, किस तरह से यहाँ पर वो मर्द मौजूद हैं। हालांकि ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, ख़वातीन आमतौर से शामिल नहीं होती थी, लेकिन ये मर्द हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट में यहाँ शामिल होने आए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, बार बार कहा जा रहा है कि ख़वातीन को आगे किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये केवल बदनाम किया जा रहा मुसलमानों को और कुछ नहीं है। ख़वातीन के साथ साथ हम मर्द भी साथ में शामिल हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि ख़वातीन अकेली है, हम लोग उनके पीठ पर सहारा बन के हर वक्त मौजूद है। मगर मुसलमान को बदनाम करने के लिए इसकी बहुत बड़ी साजिश है जो मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। एक लंबी तारीख मिली फिर से दोबारा से, हौसले कब तक हैं, कब तक आप लोग लड़ेंगे? और ये जो लंबी तारीख मिली है कि क्या ये हौसला तोड़ती है? इंशाअल्लाह लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, जब तक जान है दिल में लड़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे साथ आइए, मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि कब तक लड़ेंगे? कहा जा रहा है कि मर्द शामिल नहीं है, औरतों को आगे किया जा रहा है। देखिए, औरतों को आगे नहीं किया जा रहा है। ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट औरतों ने ही स्टार्ट किया था और मर्द यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आपको मर्द नहीं दिख रहे हैं, कौन कह रहा मर्द नहीं है? ये प्रोटेस्ट औरतों ने स्टार्ट किया था और घर के मर्दों से इजाज़त लेके किया गया था। ये प्रोटेस्ट ही औरतों का है और यहाँ पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो शाहीन बाग के नाम पे प्रोटेस्ट हो रहा है वो औरतें ही स्टार्ट कर रही हैं। ठीक है खुर्रम, आगे आना खुर्रम मैं दोबारा से आऊंगा लखनऊ, सीधे तारिक कमर के पास जाएंगे। लखनऊ, क्योंकि लखनऊ का खवातीन का प्रोटेस्ट इस वजह से भी सुर्खियों में है क्योंकि लखनऊ बेगम हजरत महल की सरजमीन है, जहां पर जंग आजादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था बेगम हजरत महल ने। आज वहां की खवातीन एक बार फिर से सड़कों पर निकली हैं। मैं तारिक आपके पास ही आना चाहूंगा। तारिक, जिस दिन यह धरना शुरू हुआ था या उसके बाद लगातार कहा जा रहा था कि इंतजामिया की तरफ से खवातीन को परेशान किया जा रहा है, जो कंबल थे वो चोरी किए गए थे, पुलिस उठाकर ले गई थी, इस तरह की कई वारदात हुई थी। अब खवातीन का क्या कुछ कहना है? क्या अभी भी सरकार की तरफ से दबाव है, इंतजामिया की तरफ से जो धरने पर खवातीन बैठी हैं, क्या इनके ऊपर किसी तरह का दबाव डाला जाता है? देखिए, जब आवाज़ें उठती हैं और बिलखुसूस हुकूमत के खिलाफ उठती हैं, इंतजामिया के खिलाफ उठती हैं, पुलिस के खिलाफ उठती हैं, तो कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से दबाव आता है। देखिए, शाम की बात है ये, आज बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकारों ने ख़वातीन को धमकी दी है कि इसको ख़त्म करिए वरना
आपके साथ ज्यादती की जाएगी। तो देखिए ये एक सोची समझी सी बात है, क्योंकि जब जब हुकूमतों के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हुई हैं तब तक हुकूमतों ने रद्द अमल का इजहार किया है या करवाया है। आपके सवाल में ही एक बहुत खूबसूरत जवाब छुपा हुआ है हुरैरा। आपने जिक्र किया बेगम हजरत महल की सरजमीन का, तो जाहिर है देखिए ये वो सरजमीन है जिसने इनकलाब बर्पा किए हैं और ख़वातीन उसी आज़्म के साथ, उसी हौसले के साथ, उसी जज्बे के साथ सफ़र कर रही हैं। आप देखेंगे, देखिए कुछ मंजर दिखाना चाहता हूँ मैं कैमरे मैन से अपने SK वर्मा जी से दरख्वास्त करूँगा वो एक नज़र डाल दे डाइस पर। आप देखिए कि हज़ारों की तादाद में ये देख सकते हैं आप ख़वातीन किस अंदाज से बैठी हुई हैं और कैसा यहाँ पर एहतजाज चल रहा है, मुजाहरा चल रहा है। अभी आपको खामोश नज़र आ रही है ये, क्योंकि मेरी आवाज़ सुनने के बाद ये खामोशी यहाँ पर देखी गई है। लेकिन आप देखेंगे कि 24 घंटे का मंजरनामा है ये यहाँ, जो हमा वक्त एक सी आवाज़ में, एक सी लय में यहाँ पर बात करने के लिए ये ख़वातीन मौजूद हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को तो मैं बात भी करूँगा कि क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से, क्या कुछ हुकूमत कहना चाहती है? हुकूमत यही कि पुलिस की जानिब से यही कहना चाहती है, जैसे ये लगाना चाह रहे हैं हम लोग वो नहीं लगाने दे रही है। सब ऐसी होश में बैठे हुए हैं, कितना परेशान हो रहे हैं, इससे तकलीफ है, दिक्कत है। शांतिपूर्ण सब लोग कर रहे हैं, उसको करने दें। पब्लिक टॉयलेट्स बंद कर दिए जा रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे लाइट्स नहीं लगाने दी जा रही हैं, यहाँ पर टेंट नहीं लगाने दिए जा रहे। ये सब हम लोग को प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये रोज़ की हैं, ये डेली की। ये आज फर्स्ट डे नहीं, जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है तब से है। ब्लैंकेट स्टार्टिंग के डेज में तो ब्लैंकेट्स ही छीन। देखिए हुरैरा, आप देखिए क्या जज्बे हैं। ये वो ख़वातीन हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि ये ख़वातीन बोलना नहीं जानती हैं, घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन आज इन्होंने अपनी आवाज़ को हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचाने के लिए एक अहद कर रखा है। बताइए क्या कहना चाहती हैं? किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो यारो, पता चलेगा अपना हिंदुस्तान खतरे में है। देखिए धर्म का चश्मा उतारने की बात की जा रही है। तमाम लोग हैं यहाँ पर ये जो अपने अपने तौर पर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हजरत बेगम हजरत महल के लखनऊ की ख़वातीन है और इनका जज्बा खुद जाहिर कर रहा है कि इनका ताल्लुक कहां से है। लेकिन सवाल इंतजामिया पर उठ रहा है। जिस तरह से ख़वातीन बता रही कि टेंट लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यूपी की सर्दी, लखनऊ की सर्दी इस वक्त शबाब पर है, वहां पर किस तरह से ये ख़वातीन डटी हुई हैं, किस तरह से इनका जज्बा है और कहीं ना कहीं एक डर और एक खौफ है जो इन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम शाहीन बाग भी चलेंगे, जहां की राज तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ यहां की ख़वातीन का कहना। और इसके अलावा लखनऊ पर भी हमारी नजर होगी, जहां पर लगातार एहतजाज चल रहा है। योगी सरकार के बिल्कुल यूं कहा जाए कि जो विधानसभा है उसके पास में ही घंटाघर है, वहां पर लगातार एहतजाज चल रहा है। लेकिन अफसोस कि इंतजामिया तक ये आवाज नहीं पहुंच रही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। और दिमाग के लिए सबसे अच्छा टॉनिक दिमागी। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तो शहरियत तरमीमी कानून NRC NPR के खिलाफ लगातार एहतजाज चल रहा है और इस एहतजाज का दायरा रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। एक शाहीन बाग से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो सिलसिला अब वो दायरा जो है अब सैकड़ों शाहीन बाग तक फैलता जा रहा है। चाहे हम बात कोलकाता की करें, पटना की करें, लखनऊ, कानपुर, इसके अलावा गुजरात की हम बात करें, हैदराबाद की बात करें, तकरीबन शहर शहर अब इस तरह के एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और सवाल बार बार इस स्टेज से हम यही उठा रहे हैं कि आखिर इस हंगामे का खात्मा कब होगा।
सरकार की खामोशी पर भी अब लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार इस इशू का हल क्यों नहीं निकाल पा रही या यूं कहा जाए कि हल निकालना नहीं चाह रही। इसी पर हम बात कर रहे हैं, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन सीधे हम एक बार फिर लखनऊ का रुख करेंगे। तारिक कमर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे नुमाइंदे। तारिक, इंतजामिया का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरह से खवातीन ने अभी अपना दर्द बताया कि इस ठंड में उन्हें टेंट लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, और जाहिर सी बात है कि पिछले 10 दिनों से या एक हफ्ते से यह एहतिजाज चल रहा है। क्या गुजरती होगी इन खवातीन पर? देखिए, बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम पेशरफ्त है। मैंने बहुत सी खवातीन से यहाँ बात की है और सबने मुख्तलिफ तौर पर अपने अपने तौर पर जज्बों का इजहार किया है। इंतज़ामिया क्यों आपकी बात नहीं सुन रहा है, हुकूमत आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है, क्योंकि आपने जो कुछ भी इक़दाम किए हैं वो आईन और दस्तूर की रोशनी में किए हैं, दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे के लिए किए हैं, फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। क्या कहेंगी आप? सर देखिए, गवर्नमेंट को अगर ये दिखाना है तो उनके लिए मैं तो ये कहती हूँ कि इससे अच्छा मौका ही नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई डिफरेंस नहीं करता है। अगर वो नहीं करता है तो वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो उन्होंने टारगेट करके एक एक्ट बना दिया है, सबसे पहले तो वो उसको क्लियर करें और अपनी बात रखें ताकि हम समाज से कटा हुआ महसूस ना करें। ये डर, ये खौफ, ये कंफ्यूजन उन्होंने हमारे दिल में पैदा किया है। उनके लिए गए पिछले सारे फैसलों से हमारे अंदर ये डर आया है। उनके ज़रिए बोले गए ये जो झूठ हैं बार बार सामने आए हैं, जो उनके ही पार्टी के मंत्रियों ने कबूल किए हैं। तो पहले वो अपना कन्फ्यूजन क्लियर करें, फिर हमारा कन्फ्यूजन क्लियर करें। देखिए हुरैरा, बुनियादी बातें हैं यहाँ पर। ये लोग जो हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, मुताला करके आ रहे हैं या पहले से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये घर से निकले हैं और यहाँ बैठ के सिर्फ इन्होंने आवाज़ें बुलंद करनी शुरू कर दी हैं। इनका मानना यह है कि हम आइन पढ़ के आते हैं, दस्तूर की रोशनी में बात करते हैं, उन तमाम तर बयानात की रोशनी में अपने मुतालबात पेश करते हैं जो आला मनसबों से आ रहे हैं, ऐवानों से आ रहे हैं। तो देखिए, इनकी बात को कहीं ना कहीं संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ख्वातीन आती हैं, रात भर बैठती हैं। हम लोग रात भर बैठते हैं, हम लोग छोटे बच्चों को लेके आते हैं। हम लोग के बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, हम लोगों के बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं और तब भी हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्या चाहता है ये? कैसे लड़ेंगे आप ये लड़ाई? हम लोग लड़ेंगे और देखिए लड़ रहे हैं हम लोग, कितनी ठंडक में यहाँ पर बैठ रहे हैं और मुन्ने मुन्ने बच्चे भी ठंडक में बैठ रहे हैं, ठंडक खा रहे हैं, बुखार आ रहा है बच्चों के, मगर हम लोग यहाँ पर अटे डटे रहेंगे, अटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हुरैरा, एक जज्बा है, बहरहाल इस जज्बे को लफ्जी तौर पर बयान ही नहीं किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, कोई सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी सियासी जमात की कोई कारगुजारी, कोई अमल नहीं है। बिलाखिर ये कहा जा सकता है कि एक एहतजाज है जो अवामी सतह पर हो रहा है। जाहिर सी बात है, आखिर वो कौन चीज है जो इन खवातीन को घरों से बाहर ले आई और इस माहौल में खवातीन घरों के बाहर एक तरह से रहने पर मजबूर हैं? मैं खुर्रम आपके पास आना चाहूंगा। खुर्रम, ये भी खबर आ रही थी कि 26 जनवरी से पहले सरकार चाह रही थी कि किसी तरह से शाहीन बाग के इस रास्ते को खुलवाया जाए, शाहीन बाग से धरना खत्म कराया जाए, लेकिन लग नहीं रहा है कि जो जज्बा खवातीन में और वहां के एहतिजाजियों में है, इसे लग नहीं रहा है कि सरकार इसमें एक तरह से कामयाब हो पाएगी। देखिए हुरैरा, कोशिश तो बहुत हुई है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से भी मुलाकात एक डेलीगेशन ने की, कुछ खवातीन और कुछ लोग गए जरूर थे, लेकिन वहां पर भी सिर्फ इतनी ही बात हुई कि यहाँ से कोई रोड खुलवाया जाए और स्कूल के लिए बसों को ले जाया जाए, लेकिन इस बात पर कोई भी किसी तरह से रजामंदी नहीं हो सकी, कोई सहमति नहीं हो सकी, कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका कि यहाँ से जो एहतजाज है उसको खत्म कर दिया जाए। मेरे साथ खातून मौजूद है। आप लोग यहाँ पर लगातार एहतजाज कर रहे हैं, खतरा क्या है, डर क्या है, जिसकी वजह से अब 42 दिन के आसपास हो चुके हैं इस पूरे एहतजाज को, कई शाहीन बाग मुल्क में बन चुके हैं, खतरा क्या है? इसका ये है, डर क्या है, हमें अपने संविधान को बचाना है, समझे। एनआरसी जो मुसलमानों का नाम इसमें नहीं लिया गया है, जो हिंदू मुस्लिम जो ये कर रहा है, हम सब एक हैं, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। भले से हमारी गर्दन कट जाए मगर हम नहीं जाएंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मुझे एक बात बताइए, इतने दिन हो गए, सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? आपको क्या लगता है? आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार जो है वो आपकी आवाज नहीं सुन रही है।
सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, मोदी जी आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके दिल में कोई चोर है जो आप यहाँ पे आने से डर रहे हैं? और फिर मैं ये बोलूँगी, इनके जो नेता हैं वो इतने ज़्यादा बेलगाम है, रोज़ नए नए उल्टे सीधे बयान देते हैं। इनके रोज नेताओं को तो यही है, जो जितना जहरीला बयान देगा वो उतने ऊंचे पद पे बैठा जाएगा, उसकी उतनी ही चर्चा होगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, किस तरीके से वो ये कहते हैं कि वो सीएए के विरोध करने वालों की चमड़ियाँ उधेड़ देंगे, ऐसे उल्टे सीधे बयान है उनके। आइए हमारी चमड़ियाँ उधेड़ने तो आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, किसी कीमत पे आइए तो सही। आप यहाँ की औरतों को बिकाऊ कहते हैं। आपके योगी जी अपनी प्रजा जिन्होंने उन्हें चुन के भेजा है उन्हें कहते हैं कि वो बदला लेंगे। ऐसे आज तक हमने नहीं देखा ऐसे सीएम और उनकी भाषा। मुझे एक बात बताइए, लगातार ये बात कही जा रही है, कई लोग जाहिर सी बात है ये जज्बात हैं लोगों के, ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनके जज्बात हैं जो हम लगातार सुना रहे हैं। इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान यासिर जिलानी साहब, स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी के तर्जुमान है, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं पहले से बता दूं कि खालिद अनवर साहब, इनके अलावा मशकूर उस्मानी और रजा रिजवी साहब भी मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं यासिर जिलानी आपके पास ही सीधे आना चाहूंगा। यासिर जिलानी, एक तो लगातार एहतजाज हो रहा है और सरकार की तरफ से अब कहीं ना कहीं खामोशी है। शुरू में कुछ बयानात आए थे लेकिन तकरीबन 40 दिन से ज्यादा का वक्फा हो चुका है, अभी भी सरकार में भी खामोशी दिख रही है। और दूसरा यासिर जिलानी साहब, सवाल मेरा यह है कि खवातीन एहतजाज कर रही तो सरकार को इस पे परेशानी क्या है? जिस तरह से लखनऊ से हमने आपको सुनवाया कि वहां पर खवातीन को किस तरह से इंतजामिया की जानिब से परेशान किया जा रहा है, शाहीन बाग में किस तरह से खवातीन को परेशान किया जा रहा है, तो एहतजाज तो एक हक है, ये तो हमारे दस्तूर ने और आइन ने हक दिया है कि अगर कोई चीज आपको नामुनासिब लगती है, ना इत्तेफाकी अगर किसी चीज से है, तो आप अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं। इसे क्यों रोका जा रहा है यासिर जिलानी? आपने बहुत अच्छी बात कही। आर्टिकल 19 जो हमारे दस्तूर और आइन का है, वो भारत के सिटीजन को ये हक देता है कि एहतजाज करें, लेकिन उसमें कुछ क्लॉज हैं उसके। जब आप खंड ए और बी को पढ़ेंगे उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ रिस्पेक्ट है, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि जो भारत के में इस वक्त एहतजाज हो रहा है उनका हक है आर्टिकल 19 को, लेकिन जो आपने अभी अपने आपकी जो रिसर्च टीम है, जो आपके प्रेस रिपोर्टर हैं, उन्होंने जो चीज़ें दिखाई हैं, आप देखिए कि रिपोर्टर्स ने जो चीज़ें दिखाई हैं उसमें आप देखिए, आपको सोचने की ज़रूरत है। एक तो इस वक्त भारत में अनरेस्ट करने की एक जो साजिश, कहीं ना कहीं जो लोग हाशिए पे जा चुके हैं, जिन दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं, उनको जो सबसे अच्छा कंधा इस वक्त मिल रहा है वो हमारी कौम की भोली भाली औरतों का कंधा है, जिसके ऊपर वो बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जिन बच्चों को मैंने सुना है, अभी मैं जी बैठते बैठते जिन बच्चों को सुना है, आप उनको मैं उनके जज्बात को सलाम करता हूं, लेकिन आप देखिए कि बात कहां से कहां जा रही है। एक मोहतरमा उसमें कहती है एनआरसी तो आने नहीं देंगे। बताइए, जिसका कोई प्रावधान नहीं, जिसको किसी ने देखा नहीं, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं, देखा नहीं, लेकिन अमित शाह जी ने कहा है के लिए लोगों अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, यासिर जिलानी साहब। हाँ, मैं जी सुन लीजिए। अच्छा, सुन लीजिए। एक चीज आप मानते हैं ना कि जो पार्लियामेंट, मैं यही सुनना चाह रहा था, आप ये सवाल करेंगे, जो कानून पार्लियामेंट से बन के आता है दोनों सदनों से, उसको दूसरे राज्य इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इलीगल होता है। सीएए के बारे में मैं कह रहा हूं, एनआरसी पे भी मैं आ जाऊंगा, 10 सेकंड और दीजिएगा मुझे। आप हमारे 2 राज्यों में क्या हो रहा है, केरला को लेके किस तरह की बातें आई, केरला के गवर्नर साहब ने किस तरह के से वहां के मुख्य सचिव को तलब किया है, ये आपने भी देखा है और भारत के लोग भी देख रहे हैं। अब आप बताइए कि वजीर आजम जो बात कहेंगे, जो वजीर आजम बात कह रहे हैं कि एनआरसी का कोई इस वक्त जिस चीज का कोई लेना देना नहीं है, उस पे हम बहस कर रहे हैं। अच्छा, आप उन्हीं जब एहतजाज कर रहे हैं लोगों के पास आप पहुंचेंगे, आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं। यासिर जिलानी, ये पूरी बहस छोड़ दीजिए। यासिर जिलानी साहब, ये पूरी बहस छोड़ दीजिए। यासिर जिलानी साहब, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पूरी बहस छोड़ दीजिए। सिर्फ वजीर आजम साहब उसी दिल्ली में है ना जहां पर शाहीन बाग है, या शाहीन बाग की तरह से अब 10 जगह दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है। आखिर वजीर आजम साहब, होम मिनिस्टर साहब, या उनका कोई मिनिस्टर
उनका कोई नुमाइंदा आखिर क्यों नहीं जाकर इन लोगों से मिल रहा है कि इनका जो कंफ्यूजन है, इनमें जो डर है, उस पर आखिर बात होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। मैं आज ही का उदाहरण दे देता हूं। आज आप ही के बिरादरी के जो सहाफी हैं, जो सहाफत में जिनका बड़ा नाम है, उनको पीटा गया है, उनके कैमरे को तोड़ा गया है। ये क्या है? ये तो हमारे शाहीन बाग का रिवायत और रिवाज नहीं था। ये हमारे ओखला ने तहजीब नहीं सिखाई थी कि वहां पे अच्छे बड़े सहाफी को बाकायदगी के साथ उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उनको पीटा गया है। नहीं, ये दूसरी चीज हो गई। ये इसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती, जाहिर सी बात है। ये काम तो अच्छा नहीं है। ये जो अमल है ये तो यासिर जिलानी साहब अच्छा नहीं, लेकिन जो मैंने सवाल किया है, ठीक है, मैं मशकूर मैं आ रहा हूं। मैं तवक्को कैसे जी मशकूर, देखिए मशकूर से पहले मेरा जवाब दें। जो फैयाजुल ने कहा है, फैयाजुल ने जो बात कही है उसको खंडन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या वो भारत को बर्बाद करने का इरादा रखते हैं? फैयाजुल और मशकूर, पहले उस पर मेरा जवाब दें। हाँ, मुझे फैयाजुल पे जवाब चाहिए जो कल उन्होंने बोला है, तब आप इंसाफ ठीक है। नहीं, मशकूर उस पर जवाब देंगे। भारत के साथ लखनऊ से जो आपके रिपोर्टर हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग में ये बताया कि किस तरह से वहां पे जो पूरा वुमेन का प्रोटेस्ट है, महिलाओं का, मां बहनों का प्रोटेस्ट है, और किस तरह से उस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी पुलिस इस तरह से हरकतें कर रही है। बताइए, वहां मां बहनें बैठी हैं भाई, नारी बचाओ का नारा लगाने वाले लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले लोग टॉयलेट बंद कर दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को, ढोंगी को शर्म आनी चाहिए, मोदी और अमित शाह और बीजेपी को। बताइए, आप महिलाओं के लिए टॉयलेट बंद कर दे रहे हैं, आप उनका ब्लैंकेट चुरा के ले जा रहे हैं। मतलब क्या करना चाह रहे हैं? कौन सा नया हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं? क्या इस मुल्क के अंदर अब एहतजाज करने का भी हक नहीं है महिलाओं को? भारत के लिए क्या योगी जी ने ये कहा, भारत के लिए क्या मंसूबा पाला हुआ है? भारत को बर्बाद कर देगा वो भारत को बर्बाद करने का जो मंसूबा पाला है, उस पर जवाब दीजिए। बात सुनिए, आप उस पर जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ, आप उस पर जवाब दीजिए। ठीक है, यासिर जवाब आ रहा है। आनी चाहिए, यासिर जवाब दे रहे हैं। भारत को तोड़ना चाहते हैं, आपको जवाब देना होगा। ठीक है यासिर, सुन लीजिए। जवाब दे रहा हूँ भाई, खामोश रहिए, जवाब दे रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि महिलाओं को सड़कों पे चौराहों पे छोड़ दिया गया है। अब आप ये बताइए कि ये स्टेटमेंट एक प्रदेश का मुख्यमंत्री दे रहा है और मर्द रजाई में सो रहे हैं, कंबल में। क्या आप नहीं, आपका कैमरा नहीं दिखा रहा कि मर्द यहाँ पर खड़े हुए हैं और मान लिया जाए कि मर्द सो रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, मानता हूँ। तो क्या महिलाओं का अधिकार नहीं है? मुसलमान की औरतों को छोड़ दिया, महिलाओं का हक नहीं है अगर एहतजाज करने का? क्या महिलाओं का हक नहीं है संविधान को बचाने का? क्या कहना चाहते हैं ये लोग? इस मानसिकता के लोग हैं जो महिलाओं को पीछे रखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान को देख लीजिए। बयान तो, लेकिन यासिर जिलानी, बयान तो एक महिला के लिए ही था, बयान तो महिलाओं के लिए ही दिया था, उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं। यासिर जिलानी, आप मानते हैं कि आंदोलन मुसलमान कर रहे हैं, झांसी की रानी बन जाएंगी, बेगम हजरत महल बन जाएंगी। फिर आप बताइए ये कैसे कह रहे हैं? ये कैसे कह रहे हैं? ठीक है, मैं खालिद अनवर साहब पिछले 3-4 डिबेट में हम लोग साथ रहे हैं। मैं खालिद अनवर साहब सिर्फ मसले का हल के बारे में अगर बात करूं, और इससे पहले भी इस पर हमने आपसे चर्चा की है कि आखिर मसले का हल क्या होगा। देखिए, सरकार से मुसलमानों के अलावा दलित भी एक तरह से नाराज हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि एनडीए की जो अलायंस पार्टियां वो भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। मसले का हल क्या होगा? लोगों में बेचैनी है। देखिए, सरकार को बहुत सीरियस लेना चाहिए था, पहले से लेना चाहिए था। और जमहूरियत में एहतजाज का हक है, चाहे वो खवातीन करें, मर्द करें, किसान करें, मजदूर करें, गरीब करें, हर तबके के एहतजाज की अहमियत है और उस आवाज़ को सुनी जानी चाहिए थी। बहुत बदकिस्मती हुई कि कुछ रियासतों में एहतजाज को दबाने की कोशिश हुई। जो लोग एहतजाज कर रहे थे वो उनका जमहूरी हक है, उस जमहूरी हक को छीनने की कोशिश हुई, दबाने की कोशिश हुई। ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है। मैंने पहले कहा अबू हुरैरा साहब कि सीएए जो कानून आया या एनआरसी के बारे में जो बातचीत हो रही है, उसके बारे में जो अपोजिशन के जरिया एक जो तासुर पैदा किया गया, लोगों के अंदर एक खौफ पैदा किया, और खौफ जायज है। जो मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा हुआ या दलितों के अंदर खौफ पैदा हुआ या अति पिछड़ों के अंदर खौफ पैदा, वो खौफ जायज है। सरकार का काम ये था कि उन तबकात को एतमाद में लेते, बातचीत करते, उनको ये बताते कि भाई मैं सिर्फ 31,000
ऐसे शहरियों के लिए जो बाहर से आए हैं और मजहबी एतबार से उन पे जुल्म हुआ, उनको शहरियत देने के लिए हम ये कानून ला रहे हैं। इसमें आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि इस कानून के लाने के साथ साथ लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया, क्रोनोलॉजी बताना शुरू कर दिया और एक तबके के अंदर खौफ जानबूझ करके पोलराइज करने के लिए खौफ पैदा करने की कोशिश हुई। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि वजीर आजम को, वजीर दाखिला को इस फ्रंट पे वो फेल हुए हैं, लोगों को एतमाद में लेने में फेल हुए हैं। अब होना ये चाहिए कि या तो तमाम रियासतों के वज़ीर आला को बुलाएं या जो कम्युनिटीज हैं जिनके अंदर ये खौफ है उनके स्टेक होल्डर्स को बुला करके बातचीत करें। बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। आप धमकाएं, आप किसी मुल्क के हुक्मरान हैं, किसी रियासत के हुक्मरान हैं, आप कैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? जमहूरियत में इस तरह की जबान इस्तेमाल होती है अपने लोगों के खिलाफ। हिंसा एहतजाज का हिस्सा हो सकता है क्या? एहतजाज हिंसा किसने की? यासिर साहब, हिंसा किसने की? कहां हुई हिंसा? उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, योगी जी का राज्य है। ये तो आपने हिंसा महाराष्ट्र में नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। हिंसा नहीं हुई महाराष्ट्र में, हिंसा बंगाल में नहीं हुई, राजस्थान में नहीं हुई। हिंसा हुई तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश में हुई है, क्योंकि वहां पर पुलिस ने हिंसा कराई है, अपने गुंडों को भेजा है। आरएसएस के लोग वहां गए हैं, जिन्होंने वहां पर लाठियां बरसाई और पत्थर चलाए हैं, तब हिंसा हुई है। नीतीश कुमार साहब कहेंगे, ये नीतीश कुमार कहेंगे, ये नीतीश कुमार का मैं मानूं कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आरएसएस ने हिंसा कराई? कह तो रहे हैं, इनके तर्जुमान कह रहे हैं भाई। अरे पार्टी के एमएलसी है भाई। नहीं, मैंने ये बात नहीं की। मैंने ये आप बात से पलट रहे हैं खालिद भाई। मशकूर साहब, नहीं खालिद साहब, देखिए मैं एक बात आप कह रहा हूं, अल्टी मारना बंद कीजिए। देखिए खालिद साहब, नहीं मैं ये कैसे मारना बंद कीजिए। देखिए एक बात खालिद अनवर साहब ने बात नहीं कही है। तशद्दुद को जायज अरे हमारा तो एहतजाज जो है, हमने पहले सेकंड से कहा हिंसात्मक ढंग से लड़ेंगे, हाथ में तिरंगा लेके लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। ठीक है, मैं सबको रोकना चाहूंगा। रजा रिजवी साहब का ऑडियो दीजिए। रजा रिजवी साहब, रजा रिजवी साहब, आप 40-42 दिन से लगातार देख रहे होंगे और बहुत तजुर्बा आपको जाहिर सी बात है सहाफत में है। मसले का हल आप कैसे देखते हैं? आप तमाम मसाइल छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं रजा रिजवी साहब, जिस तरह से खवातीन घरों से बाहर निकली हैं, ऐसी खवातीन जिनके चेहरों को भी कभी सूरज ने नहीं देखा होगा, जो कभी अपने घरों से निकलती नहीं होंगी, और खासतौर से मुसलमानों की खवातीन के बारे में तो यही कहा जाता है कि बहुत पर्दा होता है उनके यहां, घरों से बाहर, दरवाजे से बाहर नहीं झांक सकती है। वो खवातीन आज सड़कों पर हैं, वो खवातीन आज धरना और एहतिजाज करने पर मजबूर हैं। कहीं ना कहीं मसला संगीन तो है। रजा रिजवी साहब, देखिए मसले का हल अबू भाई कंफ्यूजन दूर करके होगा। कंफ्यूजन हटेगा तब दूर होगा और ऐसे दूर नहीं होगा। अभी तारिक कमर साहब से मैं कहना चाहूंगा आपके उससे कि तारिक कमर साहब वहां जो लखनऊ में हुसैनाबाद घंटा घर के पास जो औरतें प्रदर्शन में शामिल हैं, उनसे खाली यही पूछ लें कि वो सीएए का विरोध कर रही हैं कि जो एनआरसी कभी आने वाली है उसका विरोध कर रही हैं। अगर सीएए का विरोध कर रही हैं तो इसका मतलब यह है कि जो हिंदुस्तान में शरणार्थी रह रहे हैं, जो बेचारे परेशान हैं, क्या उनको नागरिकता ना दी जाए, इसलिए वो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वहां जो विरोध कर रहे हैं खाली कंफ्यूजन की वजह से उन लोगों को बताया नहीं जा रहा है कि सीएए क्या चीज है, एनआरसी क्या चीज है। एक खौफ आ रहा है उनके दिमाग में, बड़ी अच्छी एनआरसी आ जाएगी तो ये। रजा रिजवी साहब, बड़ी अच्छी बात के मैं सीधे तारिक कमर के पास ही जाना चाहूंगा और यह सवाल मैं चाहूंगा कि वहां पर धरने पर जो खवातीन बैठी उन्हीं से तारिक कमर इस सवाल कर ले। तारिक, जो सवाल यहां पर रजा रिजवी साहब ने उठाया है कि जो खवातीन धरना कर रही है, आखिर क्या कुछ परेशानी है, किस इशू को लेकर, सीएए को लेकर वो धरना दे रही, या फिर एनआरसी और एनपीआर को लेकर परेशान है? परेशानी किस बात की है जो इन खवातीन को अपने घर बार छोड़ने पड़े? देखिए मैं बता दूं आपको, हुरैरा के बहुत रुख हैं इन सवालात के। बड़े काबिल दोस्त ने अभी बहुत अहम सवाल किया है, लेकिन मैं बता दूं, देखिए दो रुख है इस सवाल के। एक तो ये सबसे बड़ा तजब्जुब था जो दूर हुआ है कि बहुत ज़माने के बाद एक मंजरनामा सामने आया है। वो खवातीन जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इनमें बेदारी नहीं है, ये जाहिल हैं, ये घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, उन्होंने एक बार ये साबित कर दिया है कि तारीख कैसे दोहराई जाती है, तारीख का आधा कैसे होता है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ
कि ये जो खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि ये जानती नहीं है, इन्हें इल्म है, इन्हें ये बखूबी इल्म है कि ये देखिए एक सवाल बहुत अहम आ रहा है। वो कह रहे हैं कि खवातीन को पता ही नहीं है कि एनआरसी क्या है, सीए क्या है, वो बिला वजह में सिर्फ आवाज़ें उठा रही हैं। तो आप क्या जवाब देना चाहेंगी इस सवाल का? देखिए एनआरसी सीए सबको पता है, सबको ये पता है कि उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। हाँ, पूरी डिटेल अगर कहिएगा कि पूरी डिटेल तो बीजेपी वालों को भी नहीं पता होगी कि एनआरसी और सीए है क्या। अगर उनसे आप पूछिएगा, उनकी नॉलेज में उनको कौन सी नॉलेज है जो इनसे पूछेंगे वो। देखिए हुरैरा, बुनियादी बात यही है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न दूर करना पड़ेगा बीजेपी के उन मनसब पर बैठे हुए लोगों को जो बाकायदा तौर पर तन्हा आते हैं, वाहिद आते हैं, नुमाइंदों को भेजते हैं, लेकिन एक मुश्तरका तौर पर प्लेटफार्म पर आकर ये वादे नहीं करना चाहते हैं कि आखिरकार इसका अंजाम क्या होगा। बिल्कुल सवालात उठ रहे हैं, सवालात उठते रहेंगे, लेकिन उस वक्त तक सवालात उठते रहेंगे जब तक के बड़े सारे इख्तिदार लोग, मसनदों पर बैठे हुए लोग आगे आकर इस कन्फ्यूजन को दूर नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात तारिक कमर आपने कही। मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक लास्ट कमेंट यासिर जिलानी, क्या सरकार को आगे नहीं आना चाहिए? एक लंबा देखिए यासिर जिलानी, सिर्फ एहतिजाज, प्रोटेस्ट या सीएए और एनआरसी तक का मसला नहीं है। इस एहतिजाज और इस प्रोटेस्ट या जो एक तरह से यह हंगामा बरपा हुआ, इसके वजह से पूरी जिंदगी पर, पूरे हिंदुस्तान के लोगों पर एक तरह से असर पड़ रहा है और इस चीज को आप महसूस कर रहे होंगे किस तरह से पूरी दुनिया का मीडिया हमें दिखा रहा है। द इकोनॉमिस्ट जो कि लंदन का बहुत मशहूर पेपर है, रिसाला है, उसने किस तरह से अपनी कवर स्टोरी शाये की है। सीए को लेकर बीजेपी की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार, उसे किस तरह से उसने दिखाया है। तो कहीं ना कहीं अब एक बात बढ़ती जा रही है यासिर जिलानी, और इस पर अब सरकार को आना ही होगा आगे। आज एक पहलू और था, आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति से 150 से ज्यादा लगभग फॉर्मर चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कम से कम 150 आईपीएस, आईएएस, आईएफएस और तमाम क्षेत्रों के जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी मुलाकात करी है। उस पर भी थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि अगर आप कोई एहतजाज पॉलिटिकल मास्टर के पास जाके पॉलिटिकल मास्टर के बताए हुए तरीकों पे चलेगा तो उसमें उसको खत्म करने में, उसको उनके साथ संवाद करने में, उनको संवाद करने में बहुत मुश्किल होगी। मैं भी चाहता हूं और आप भी चाहेंगे एज ए सहाफी कि ये जो मामला है, जो अनरेस्ट स्थिति हो रही है दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके तमाम इलाकों में, ये खत्म होनी चाहिए। ये भारत का नजरिया कभी भी बिल्कुल, लेकिन यासिर जिलानी, इसके लिए सरकार को आगे आना होगा, सरकार को अपनी खामोशी तोड़नी होगी। यासिर जिलानी साहब, इसके लिए सरकार को अपनी खामोशी तोड़नी होगी। जब तक सरकार इसमें पहल नहीं करेगी मसला हल नहीं होगा। वजीर आजम साहब को आगे आना होगा, होम मिनिस्टर साहब को आगे आना होगा, जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दिए उन्हें आगे आना होगा। लोगों को क्या कुछ कंफ्यूजन है, क्या कुछ परेशानी है, कहां पर कमियां रह गई हैं, इस चीज को बैठकर समझना होगा। खालिद अनवर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि बातचीत से मसला हल होगा और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार इन लोगों से बातचीत करे। ये भी हिंदुस्तानी है, ऐसा नहीं है कि ये अगर मुसलमान है, ये अगर दलित है, ये अगर पिछड़े हैं तो हिंदुस्तानी नहीं है। ये भी हिंदुस्तानी है और इनसे भी बातचीत होनी चाहिए, मसला हल करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब, शहजाद खुर्रम आपका भी, खालिद अनवर साहब, मशकूर उस्मानी, रजा रिजवी साहब और तारिक कमर साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।